Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, जैसा कि कल एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, तो उसकी लेवल 1 की बाल विकास की आंसर की विश्लेषित तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखना साथियों। 30 क्वेश्चन में मेरा टारगेट रहेगा कि 30 ही क्वेश्चन आपको राइट बता दिए जाए, और आप चेक कर सकते हैं कि 2021 का जो ये पेपर बना है ये किस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बना है, इसकी लैंग्वेज किस स्तर की है। रीड की आप तैयारी अगर कर रहे हो तो इस चैनल पर रीड की भी तैयारी करवाई जाती है साथियों। निःशुल्क टेस्ट सीरीजें प्रदान की जाती है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके इसमें आया था, देखिएगा एक एक क्वेश्चन को। अधिगम के लिए प्रश्न नंबर 1 है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, और प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मित्रों देखिए, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता ये तो गलत बात है। योग्यता अटल है, अटल मतलब जो टल नहीं सकती, तो ये भी गलत है। असफलता अनियंत्रित है, ये तीनों ही वाक्य हमें अधिगम के संदर्भ में गलत लग रहे हैं और हमें देखना है उपयुक्त। तो साथियों, योग्यता सुधार्य है मतलब योग्यता में सुधार किया जा सकता है। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों। इसमें प्रश्न 1 में आप आंसर की से मिला लीजिए, लास्ट जब फाइनल आंसर की आएगी तो 30 में से बाई चांस कोई क्वेश्चन हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, नहीं तो 30 में से 30 ही क्वेश्चन आपके बैठ जाएंगे यहाँ से कि भाई ये ही इनके आंसर है। मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है। देखिएगा, अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो लगभग 1 साल से, तो आप यकीन मानिए इस टेस्ट के इस पेपर में 25 प्लस क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते थे साथियों। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी परिपाटी छात्रों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, और बारंबार परीक्षा। बारंबार परीक्षा तो होगा नहीं, मतलब बार बार परीक्षा करोगे उससे संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी नहीं होगी। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र करोगे तो उससे भी संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी नहीं होगी। अब 2 चीज़ें हैं। तो साथियों, संकल्पनात्मक समझ में अगर आपको बढ़ोतरी करनी है तो इसके लिए अन्वेषण और संवाद करना होगा। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोज करना। संवाद का मतलब बातचीत, तर्क वितर्क करना, जिससे आपकी संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होगी। मित्रों, विकल्प नंबर इसमें 1 सही माना जाएगा प्रश्न 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, और अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। तो प्रश्न पूछ रहा है आपसे, कठिनाई कब होगी मित्रों? भाई आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहेंगे तो फिर सरलता होगी, कठिनाई थोड़ी होगी। सामाजिक संदर्भ में अधिगम होगा तो यहाँ भी सरलता होगी, लेकिन सूचना अगर आप अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करोगे मित्रों, तो फिर वहाँ पर बच्चों को सीखने में या अधिगम करने में कठिनाई होगी, क्योंकि अलग अलग आप चीज़ें प्रदान कर रहे हो उनको। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय, और संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। तो मित्रों, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कोई उत्तेजना नहीं होगी तो फिर कोई भय नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। उच्च और निम्न दोनों ही नहीं, बल्कि उत्तेजना कैसी होना चाहिए? संतुलित, और भय भी नहीं होना चाहिए, तब अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था मानी जाएगी। इस प्रकार आपका चौथा विकल्प सही माना जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, और बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो साथियों, जो अधिगम का संरचनात्मक विचार है, संरचनात्मक रचना करना अधिगम की, तो साथियों बच्चे सक्रिय भूमिका में रहेंगे, एक्टिव रहेंगे साथियों। वो चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, मित्रों प्रश्न नंबर 6 है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन ओब्लिक सोच
के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है। मतलब जो साइना नाम की लड़की है व्यक्तिगत वाक कर रही है, मतलब खुद से ही बातचीत कर रही है कि वो कार्य को किस प्रकार प्रगति कर सकती है। मनोवैज्ञानिक विकार है ये, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है, स्वयं नियमन है और आत्म केंद्रिता है। तो मित्रों देखिएगा यहाँ पे दो चीज़ें तो बिल्कुल गलत है क्योंकि वो समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रही है। अब स्व नियमन और आत्म केंद्रिता, तो साथियों ये दोनों ऑप्शन ऐसे देखिए, आत्म केंद्रिता इगोसेंट्रिज्म जिसको हम कहते हैं, उसमें व्यक्ति खुद के ही अनुसार चलता है। अब यहाँ पर इसमें स्व नियमन भी आ सकता है और आत्म केंद्रिता भी आ सकता है। जब फाइनल आंसर की में जो माना जाएगा उसको फिर हम देखेंगे। ये तो फिक्स है कि तीसरा या चौथा विकल्प सही है, लेकिन मेरे अनुसार अगर बताऊं साथियों में, तो वो स्वयं से बात क्या कर रही है कि प्रगति कैसे करे वो किसी कार्य पर। तो इसको हम आत्म केंद्रिता नहीं कहेंगे क्योंकि आत्म केंद्रिता में प्रगति की बातें नहीं की जाती है। यहाँ पर आपका स्व नियमन ज़्यादा राइट रहेगा। 99% चांस है कि आपका स्व नियमन वाला आंसर ही सही माना जाएगा साथियों। बाकी फाइनल आंसर की में अगर आत्म केंद्रिता मान लेते हैं तो लगभग वो तो मेरे हिसाब से तो गलत है, बाकी यहाँ तीसरा ही सही माना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की पहचान। तो उच्च अंक जिसका आए हैं उन छात्रों की पहचान करोगे पुरस्कार के लिए, क्या ये मूल्यांकन का लक्ष्य है? नहीं। विद्यार्थियों को नामांकित करने के लिए, ये भी गलत लग रहा है। योग्यता आधारित समूहों में छात्रों को विभाजित करना, समूह में विभाजित करना भी गलत है। और चौथा है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो साथियों ये मूल्यांकन का लक्ष्य होना चाहिए। चौथा विकल्प सही है प्रश्न 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, और ना आनुवांशिकता पर और ना पर्यावरण पर। तो साथियों सीधा सा क्वेश्चन है, सीधी सी इसकी आंसर आपके माइंड में आ चुका होगा कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रतिरोपित किया जा सकता है। दोनों की भूमिका होती है साथियों। तो पहला विकल्प सही है 8वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। देखिए 9वां क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है। भाई चोट तो सबके लगती है, लड़के हो या लड़कियां हो। अब उसके पिताजी ने ये बात बोली तो ये क्या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है और लैंगिक भेदभाव को कम करता है। तो साथियों जो पिताजी ये कथन कह रहे हैं कि भाई लड़के रोते नहीं, भाई चोट लगेगी तो लड़के भी रोएंगे, क्यों नहीं रोएंगे। तो मित्रों ये चीज़ लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। मतलब पिताजी की सोच में लड़के और लड़कियां अलग अलग होते हैं, ये जन्म से ही अलग अलग कार्यों के लिए बने होते हैं साथियों। तो यह है लैंगिक रूढ़िवादिता, मतलब उसका पूर्वाग्रह भी आप इसको कह सकते हो। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखिएगा 10वें क्वेश्चन को, एक प्रगतिशील कक्षा में छात्रों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। बिल्कुल गलत लग रहा है। अंकों के आधार पर नामांकित क्यों करेंगे? अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम मान लो कि भाई बच्चों के अनुसार ही नहीं है तो फिर उसका पालन भी नहीं करना चाहिए। छात्रों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए और ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो साथियों देखिए ये बेस्ट विकल्प लग रहा है। ज्ञान की रचना के लिए छात्रों को प्रचुर मौके अगर प्रदान करोगे तो प्रगतिशील कक्षा अच्छी रहेगी मित्रों। विकल्प नंबर 4 सही है 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखिएगा 11वां क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कोई गतिविधि अध्यापिका बच्चों से करवा रही है और बच्चे क्या कर रहे हैं, संघर्ष, मतलब उनको कठिनाई आ रही है। तो फिर अध्यापिका बच्चों को क्या संकेत दे रही है कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो साथियों यहाँ पर देखिए विकल्प है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन, अर्थहीन तो होगी नहीं क्योंकि सुझाव दे रही है, निर्देश दे रही है। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी।
अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी और छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। देखिए निष्प्रेरित तो करेगी नहीं साथियों ये चीज़, बल्कि ये अधिगम के लिए आधारभूत संरचना का काम करेगी, क्योंकि आधारभूत संरचना वो उनको बताया जाएगा तो वो नई नई चीज़ें सीखेंगे। अधिगम के लिए एक संरचना का निर्माण होगा। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। देखिए 12वां क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सामाजिकरण के संदर्भ में कि परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक है, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। चौथा है समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। तो भाई साहब सामाजिकरण सबसे पहले बालक का कहाँ होगा? परिवार में। तो परिवार एक प्राथमिक कारक है और विद्यालय द्वितीय कारक है। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती। ये तो गलत बात है। व्यक्तिगत विभिन्नता तो बुद्धि में जरूर होती है साथियों। कोई सामान्य होता है, कोई मंद बुद्धि, कोई प्रतिभाशाली। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। गलत बात है, अन्य भी परीक्षण होते हैं। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है और बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। तो साथियों कौन सा राइट आंसर रहेगा? बहुबुद्धि सिद्धांत का मतलब होता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, क्योंकि बहुबुद्धि बुद्धि के अनेक प्रकार। चौथा विकल्प। प्रश्न नंबर 14। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? अमूर्त, संक्रियात्मक, प्रथापूर्व, प्रथागत और उत्तर प्रथागत। तो साथियों देखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की 3 अवस्थाएं बताई है। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, 3 अवस्थाएं बताई है। अब बालक क्या कर रहा है? नैतिक विकास को स्वीकृति, क्योंकि दूसरे स्वीकृति दे रहे हैं इसलिए वो उस कार्य को कर रहा है। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में तो क्या होता है साथियों, बालक कोई भी कार्य नैतिक अगर करता है तो उसको उसकी समझ नहीं होती है। कन्वेंशनल स्टेज में साथियों उसके जो नैतिक कार्य होते हैं वो दूसरे की स्वीकृति पर आधारित होते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल में वो खुद के नैतिक नियमों का निर्माण करता है। इस प्रकार प्रश्न 14 में तीसरा विकल्प सही माना जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 15। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है और विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। तो साथियों क्या विकास सिर्फ बाल्यावस्था में होगा? क्या विकास सिर्फ विद्यालय में होगा? नहीं, बल्कि विकास बहुआयामी होता है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? संतुलीकरण के महत्व पर, सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर, गुणारोपण के महत्व पर और अभिप्रेरणा के महत्व पर। तो साथियों सामाजिक सांस्कृतिक नाम आ रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण, आसानी से पकड़ सकते थे इस शब्द को आप। दूसरा विकल्प सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17। देखिए 17वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। संज्ञानात्मक संरचनाओं को क्या नाम दिया है? स्कीमा, मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध और विकास का समीपस्थ क्षेत्र। तो जेपीडी का सिद्धांत अलग है, उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक है, बल्कि इसको कहते हैं संज्ञानात्मक संरचनाओं को जीन पियाजे, स्कीमा या मनोबंध। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसकी अवधि होती है 2 से 7 वर्ष। तो संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता नहीं कर पाएगा इतनी छोटी उम्र में। अमूर्त सोच का विकास 11 वर्ष के बाद होता है चौथी अवस्था में। परिकल्पित निगमनात्मक सोच
यहाँ पर ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, और विचार या सोच में केंद्रीकरण, तो साथियों ये होता है आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र और छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो साथियों यहाँ पर देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में विकलांग छात्र के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया था। चौथा विकल्प सही रहेगा आपका प्रश्न 19 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। 20वां क्वेश्चन भी अच्छा है साथियों। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक, सांवेदिक मूर्त, अमूर्त, अमूर्त, सांवेदिक मूर्त और मूर्त, अमूर्त और सांवेदिक। तो संवेदी विकास सबसे पहले, फिर मूर्त होता है और फिर अमूर्त की ओर बढ़ता है साथियों। ये भी जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसी के आधार पर प्रश्न था। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न संख्या 20 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 था आपके। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता और योग्यता आधारित समूह बनाने का मानदंड। तो साथियों जो प्रगतिशील कक्षा है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता है, तो फिर अधिगम की प्रक्रिया में वो बाधा नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल जो डिफरेंस होता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, वो बाधा हम उसको नहीं कह सकते, असफलता उसको नहीं कह सकते। योग्यता आधारित समूह बनाना तो बिल्कुल गलत हो जाता है, बल्कि ये है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि अलग अलग सोच वाले, अलग अलग बुद्धि वाले बच्चे रहेंगे अगर कक्षा में, तो फिर सभी प्रकार की परियोजना उस कक्षा में बनेगी। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों 21वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अविभेदी या समरूपी निर्देशों, या सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों का अलगाव। तो साथियों जो समावेशी कक्षा है उसमें सभी तरह के बच्चे रहेंगे, तो वहाँ पर हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर होना चाहिए। पहला विकल्प सही है प्रश्न 22 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23। मित्रों 23वां क्वेश्चन आपके आता है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? छात्रों में डर की भावना तो कभी पैदा ही नहीं करनी है आपको। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देना, समस्याओं को हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। तो अटल प्रक्रिया जहाँ पर आ जाती है वो गलत ही चीज़ हो जाती है। देखिए लगातार अभ्यास करोगे तो भी छात्र उस टाइम पे बोरिंग टाइप हो जाएगा, इसलिए समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर आप समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य कर सकते हो। चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, अधिगम की कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल और व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। तो साथियों देखिए जो नहीं करना चाहिए, जो छात्र अधिगम की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, तो फिर उनकी ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना, जटिल मतलब कठिन संरचनाओं का प्रयोग करोगे तो फिर वो तो वैसे ही जूझ रहे हैं, तो फिर वो कैसे अधिगम होगा? विकल्प नंबर 1 सही है साथियों 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? असतर्कता, कम परिज्ञानता, अपसारी चिंतन और अति सक्रियता। तो मैंने आपको बता रखा है सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से है और बुद्धि का संबंध अभिसारी चिंतन से है। अच्छी तरह से मैंने बता रखा है साथियों आपको। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा प्रश्न संख्या 25 में। नेक्स्ट 26, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तो नहीं, गलत लग रहा है मुझे तो ये। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए और सभी के लिए मानकीकृत आकलनों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो साथियों जो विविध पृष्ठभूमियों के अधिगम करता है इनको संबोधित करने हेतु अध्यापक को
विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तीसरा विकल्प सही है 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, देखिएगा प्रश्न नंबर 27 को, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है और इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। तो साथियों यहाँ राइट आंसर है तीसरा, क्योंकि त्रुटियों की जो समझ है वो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है साथियों। तीसरा विकल्प 27 में राइट माना जाएगा। नेक्स्ट 28, आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप इतने दिनों से जो हमसे साइकोलॉजी का टेस्ट ले रहे हो, तो उससे अगर आपने पेपर दिया है तो आप समझ सकते हो कि 25 क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से कर सकते थे साथियों। 28 है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चे को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर और बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। तो देखिए दंड देकर तो होगा नहीं, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर भी अभिप्रेरणा को आप कायम नहीं रखोगे। बहुत आसान शब्द आ रहा है, बहुत गलत हो गया ये। बहुत आसान क्रियाकलाप दोगे तो फिर अभिप्रेरणा काहे की रहेगी उसमें, बल्कि प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर आप अभिप्रेरणा को कायम रख सकते हो साथियों। वहाँ पर तीसरा विकल्प सही है 28वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट 29, शर्मिंदगी मतलब शर्माना, जो आप शर्माते हो, हर कोई नहीं शर्माता है लेकिन कोई कोई शर्माता है, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करना चाहिए। का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। तो शर्मिंदगी से थोड़ी अभिप्रेरित होंगे साथियों, बल्कि शर्मिंदगी अगर होगी तो इससे संज्ञान ज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चे डाउटफुल वाली चीज़ें भी नहीं पूछेंगे शर्मिंदगी के कारण। तीसरा विकल्प 29 में सही माना जाएगा। और आखिरी और 30वां क्वेश्चन, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? अनुकरण या नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना और बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। तो देखिए नकल और दोहराना तो प्रभावशाली रहेगा नहीं, यंत्रवत भी नहीं रहेगा, बल्कि संकल्पनाओं के बीच अगर आप संबंध खोजते हो तो वो सबसे प्रभावशाली रहेगा। तीसरा विकल्प 30वें क्वेश्चन में सही है। तो कोशिश की है कि 30 क्वेश्चन में से 30 के ही सही आंसर बताऊं, लेकिन साथियों हो सकता है बाई चांस एक आध प्रश्न इधर उधर हो जाए फाइनल आंसर की से, लेकिन साथियों फिर भी आप इससे आप 99% सही मान सकते हो मित्रों। बाकी फाइनल आंसर की में देखा जाएगा, इसका मैं दावा करता हूँ बाई चांस एक आध ही क्वेश्चन गलत माना जाएगा, नहीं तो 30 के 30 जो बताए हैं वो ही माने जाएंगे। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों कैसा लगा ये सेशन आपको। आप इस वीडियो को अन्य लोगों के पास भी शेयर कर सकते हो, और यदि आप रीड भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो एक बार हमसे जुड़कर जरूर देखें साथियों। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।